अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर 21 बी आ गया है और ये वही स्लाइड है जो मैंने कहा था पिछले लेक्चर के एंड वाली थी। ठीक है, अब आप एक बार फिर से देख लें। यहाँ लिखा हुआ था यूजिंग ऑल ऑफ देम इन थ्री। थ्री पहले देख लें कौन सी है, ये थ्री है। और ये ऑल ऑफ देम से क्या मुराद है? ऑल ऑफ देम से मुराद है बाय यूजिंग द कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला। ये वाला मैंने आपको पिछली बार भी एक्सप्लेन किया था, ये एफ ऑफ जेड से रिप्लेस होगा। ये वाला मैंने आपको पिछली बार भी एक्सप्लेन किया था कि एफ ऑफ जेड नॉट से रिप्लेस होगा। इसके अलावा ये वाला जो है मैंने पिछली बार भी एक्सप्लेन किया था, एफ डैश ऑफ जेड नॉट से रिप्लेस होगा, जेड माइनस जेड नॉट के अलावा बाकी रिप्लेस हो जाएगा। और यूएन ये ऐसे रहने देंगे क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड था, ये कोई कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला नहीं बनता। देख लें, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड था। असल में इसी की लिमिट ही जीरो करनी है। तो अब पहले मैं जुबानी वाला लगाऊं अगली स्लाइड पे, ताकि आप कंफर्टेबल रहें कि मैंने क्या बात की थी। ये बन जाएगा एफ ऑफ जेड बाय कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला, ये बन जाएगा एफ ऑफ जेड नॉट बाय कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला, ये जेड माइनस जेड नॉट के अलावा बन जाएगा एफ डैश ऑफ जेड नॉट, यानी कि पूरी टर्म हो जाएगी जेड माइनस जेड नॉट टाइम्स एफ डैश ऑफ जेड नॉट। ये भी बाय कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला, ये ऐसे रहेगा। ये ले जी, बन गया एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड नॉट प्लस दिस, जो भी ये बन रही है आपके पास टेलर सीरीज। दिस इज नॉट टेलर सीरीज, इसमें तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उसमें इन्फिनिट होती हैं। किसी तरह इसकी लिमिट जीरो चली जाए तो बात बन जाएगी। ये मैंने आपको जो इस लेक्चर का पिछला हिस्सा है उसमें एक्सप्लेन किया था। अब जरा कैसे करना है ये कर लिखा हुआ इसमें। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, कि यहाँ पे देख लें, ये नाउ का जरा एन कट गया, तो यहाँ पे देख लें लिमिट प्रूफ करनी है कि यूएन की जो है जीरो को जा रही है। पहले ये डायग्राम देख लें। ये आपके पास था जी आउटर सर्कल, मैं कर्व नहीं कहता, मैं सर्कल ही कहता हूँ। ये आपके पास था जी इनर सर्कल। क्यों ड्रॉ किया था? क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था कि ये सर्कल वो है जिसके अंदर सारी एनालिटिसिटी है, लेकिन फिर हमने ये ड्रॉ कर दिया था C1 जिसके ऊपर भी एनालिटिक था अंदर भी, ताकि कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला हम यूज कर सके। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे अब आप देख लें, ये जो आपके पास डिस्टेंस बनता है सिग्मा और जेड नॉट का, ये बनता है रेडियस R1। और सीधी सी बात है, ये जो आपके पास जेड नॉट और जेड का डिस्टेंस है ये कम है। अब क्योंकि हमने यूएन को करना है किसी तरह से, यूएन को नहीं उसकी लिमिट को कहना चाहिए, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी यूएन इज इक्वल टू जीरो प्रूव करना है, तो इसमें जो मेन टर्म है ना आपके पास वो ये थी। अब यहाँ पे यूएन लिखा नहीं हुआ, पिछली स्लाइड पे था, मैं जा नहीं सकता वहां पे, लेकिन वो कुछ इस किस्म का था। एक टर्म थी z माइनस जेड नॉट ओवर सिग्मा माइनस जेड नॉट होल पावर n, ये वाली थी। ऊपर z माइनस जेड नॉट था, नीचे सिग्मा माइनस जेड नॉट था, पावर n थी। साथ f ऑफ सिग्मा भी था और डिनोमिनेटर में सिग्मा माइनस जेड भी था, लेकिन अभी फिलहाल इस टर्म पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। अब ये कहता है ये गैमा इज लेस देन 1, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। अब देख लें, तो डायग्राम बनी हुई है। ये जो ऊपर वाले देखें, ये आप जब एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो कह सकते हैं ना, एब्सोल्यूट वैल्यू जो ऊपर वाली चीज है और एब्सोल्यूट वैल्यू जो नीचे वाली चीज है अलग अलग भी ले सकते हैं। z माइनस जेड नॉट जो एब्सोल्यूट वैल्यू बनती है, z और z नॉट के दरमियान डिस्टेंस है। ये z है, ये z नॉट है, इनके दरमियान डिस्टेंस है। सिग्मा माइनस जेड नॉट जो आपके पास बनता है ना, ये एग्जैक्टली रेडियस है, क्योंकि सिग्मा जो है सर्कल की बाउंड्री के ऊपर मौजूद है। लेकिन आप यहाँ पे देख लें, यहाँ सिग्मा जो है जेड नॉट से ज्यादा दूर है क्योंकि बाउंड्री पे है, जेड जो है जेड नॉट से करीब है क्योंकि बाउंड्री के अंदर है। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला डिस्टेंस कम बनता है जेड माइनस जेड नॉट का, नीचे सिग्मा माइनस जेड नॉट का ज्यादा बनता है। तो जाहिर बात है जब ऊपर छोटी टर्म है नीचे बड़ी टर्म है, तो ये गैमा लिखा हुआ है, ये लेसन 1 है। गैमा ना सिर्फ कांस्टेंट है बल्कि पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये लेसन 1 है। यही मेन पॉइंट है इसका, आगे भी हमने करने, लेकिन यही मेन पॉइंट है। क्योंकि आपके पास यूएन में जो टर्म मौजूद है ना, उसमें इसकी पावर एन ली हुई है, और यहाँ जब गैमा पावर एन करेंगे और लिमिट लेंगे एन गोज टू इन्फिनिटी, ये जीरो को ले जाएगा। क्योंकि कोई चीज जिसकी की मतलब है कि वैल्यू लेस देन 1 हो, उसकी जब आप पावर लेते हैं एन, फिर कहते हैं एन गोज टू इन्फिनिटी, वो जीरो हो जाती है। ये मैंने आपको की पॉइंट बताया, आगे जाकर फिर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैंने कहा था वो जो यूएन है, बेहतर है कि इस वक्त आप यूएन, अगर आपके सामने मसला हो रहा है ना, यूएन को लिख लें, साइड पे लिख लें, पता लगता रहेगा। एक एफ ऑफ सिग्मा था, ये न्यूमिनेटर में था। एफ ऑफ सिग्मा तो एनालिटिक है, एफ ऑफ सिग्मा तो एनालिटिक है, ना सिर्फ वो C1 पे एनालिटिक है, उसके अंदर भी एनालिटिक है। तो कह रहा है मस्ट बी हैविंग अ फाइनाइट वैल्यू फॉर ऑल। फाइनाइट वैल्यू से क्या मुराद है? फाइनाइट वैल्यू से मुराद है कि उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी दैट इज लेस देन इक्वल टू m। m भी कोई कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, या आप कह सकते हैं m जो है मैक्सिमम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू एफ ऑफ सिग्मा। ये वाली वो बात कर रहा है। यहाँ पे देख लें एब्सोल्यूट वैल्यू फिर कट गई है, उस पर कंफ्यूज नहीं होना। ये बस मैंने जब कन्वर्ट की थी ये पावर पॉइंट में, तो उसमें कटिंग थोड़ी सी हो गई है, लेकिन यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ही है। ठीक है, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू है, खाली यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी है। यहाँ से देख लें, तो ये वाली चीज है। और वैसे भी देख लें, जो एनालिटिक फंक्शन होता है वो आपके पास डिफरेंशिएबल होता है, डिफरेंशियल फंक्शन जो होता है आपके पास कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस फंक्शन जो होता है उसके ग्राफ में कहीं भी ब्रेक नहीं होती, और जाहिर बात है कि वो तो कहीं भी डिसकंटिन्यू नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि हर पॉइंट पे उसकी फाइनाइट वैल्यू है। ये चीज हो गई, एक तो ये कवर हो गया। अब डिनोमिनेटर में एक सिग्मा माइनस जेड की टर्म आ रही थी, अब उसका मसला है। अब ये देख लेना एब्सोल्यूट वैल्यू चल रही है, ये मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों चेक कर रही है।
ये देख लें यहाँ पे माइनस जेड नॉट प्लस जेड नॉट किया है, फिर उसके बाद सिग्मा ने जेड नॉट किया है, माइनस कॉमन लेके वही जेड माइनस जेड नॉट। ये स्टेप्स हमने पहले भी किए थे। ये जो पहले वाला है आपके पास, पहले वाला सिग्मा माइनस जेड नॉट, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नॉट दिस वन, इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो R1 है। तो अब हमने करना यही है कि देखना है कि ये भी अगर फाइनाइट हो जाए। असल चीज है कि इसका मसला था इसके ऊपर पावर n थी, इसकी तो एब्सोल्यूट वैल्यू गामा व्हिच इज लेस देन 1, पावर n लेके जब लिमिट लेंगे n गोस टू इंफिनिटी, ये जीरो को ले जाएगा उसको। बाकी टर्मों का भी तो कुछ देखना है, वो इन्फिनिटी तो नहीं हो रही। एफ ऑफ सिग्मा का मसला खत्म हो गया, वो भी बाउंडेड निकला, ये लेस देन इक्वल टू m आ रहा है, बाउंडेड फंक्शन निकला के पास आ रहा है। ये इस तरह से लिखा है। अब एक फार्मूला होता है, या ये कहना चाहिए इनक्वालिटी होती है कि a माइनस पी, यूं सुने, a माइनस पी एब्सोल्यूट वैल्यू कुछ होता है, वो यहाँ पे अब नहीं किया हुआ, करवाया भी नहीं हुआ, अगली स्लाइड पे किया हुआ है, वही यहाँ पे अप्लाई करना है। आगे चलते हैं। ये देखें जी, यहाँ से स्टार्ट किया, इसको माइनस बी प्लस बी किया है, इसको कर दिया मैंने लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू फर्स्ट प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू सेकंड। अब कहेंगे ये क्या है, ये आपको पता है, ये ट्रायंगल इनक्वालिटी है, और ट्रायंगल इनक्वालिटी आपने लेक्चर नंबर 2 में की थी। ये देख लें। अब ये जो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं और यहाँ पे देख लें, ये आपके पास आ जाएगा a एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस b एब्सोल्यूट वैल्यू। ये लेसन वाली चीज थी ना, ये देखें लेसन का निशान इधर, इधर ग्रेटर का, तो a माइनस b एब्सोल्यूट वैल्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। ये फार्मूला हो गया। अब ये इसके बराबर आ रहा था, समझ लें कि ये अब कैपिटल A है, ये कैपिटल B है, तो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सिग्मा माइनस z नॉट माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z माइनस z नॉट। अब ये पहला वाला तो R1 था, उसको तो R1 से रिप्लेस कर दें। देखें यही मसला हल हो गया। यहाँ पे मैं बताऊं, ये देख लें, यहाँ पे तो UN नजर आ रहा है आपको, आयोटा नहीं, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ली है ना, तो आयोटा जो आपके पास है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होती है। ये मैंने पहले यहाँ पे बता दिया है, आयोटा की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होती है, क्योंकि आयोटा होता है 0 प्लस आयोटा, और जब एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो होता है स्क्वायर ऑफ द रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ द इमेजिनरी पार्ट, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट, ये आ जाएगा 1। अब यहाँ पे देख लें, मसला इसका आ रहा था, इसके अंदर सिग्मा मौजूद था, सिग्मा वेरिएबल है, z नॉट आपके पास कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, वेरिएबल वो होता है जिसके लिहाज से इंटीग्रेट आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लें, इसका तो हमने हल निकाल लिया था पिछली स्लाइड पे कि इसकी जब एब्सोल्यूट वैल्यू ली थी n के अलावा, तो वो गामा था, गामा लेस देन 1। एफ ऑफ सिग्मा, इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास क्या थी, ये भी लेस देन इक्वल टू m, ये भी फाइंड आउट हो गया था। अब सिग्मा यहाँ पे आ रहा था, इसका कुछ करना था, तो यहाँ पे देख लें, सिग्मा माइनस z अब आपके पास जो है एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया R1 माइनस z माइनस z नॉट, ठीक है, ये R1 था। तो अब सिग्मा गायब हो गया ना, आप कहेंगे यहाँ तो है, इसमें है, लेकिन अब इसका रेसिप्रोकल, आप कहेंगे रेसिप्रोकल क्यों लिया, वो नीचे लिखा हुआ है, देखे ना, हर स्टेप की लॉजिक आ रही है, वो नीचे लिखा हुआ है। हमें असल में 1 ओवर सिग्मा माइनस z इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी थी, ये लेस देन इक्वल टू ये आ रहा है। अब ये लेस देन इक्वल टू जिस चीज से आ रहा है, इसमें अब कोई सिग्मा नहीं है, ये भी कांस्टेंट है, z भी कांस्टेंट के तौर पे था, z नॉट तो कांस्टेंट ही था। अब वो कहता है यूजिंग ऑल दीज फैक्ट्स वी गेट, अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ un, यहाँ पे आयोटा नहीं है क्योंकि आयोटा की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है, एक्सप्लेन हमने कर दिया, यहाँ पे इसकी एब्सोल्यूट ली हुई है। अब देखें, अब यहाँ पे एक चीज लगनी है जिसको हम कहते हैं इंटीग्रल ट्रायंगल इनक्वालिटी। अब मैंने क्लास में नहीं कराई थी, किसी लेक्चर में नहीं है, लेकिन ये मैं साफ साफ बता दूं, वो असाइनमेंट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2 में थी। असाइनमेंट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2 जिन लोगों ने कर लिया उनको पता होगा, लेक्चर 17 में दिया गया था। जिन लोगों ने नहीं भी किया ना, तो उनके लिए खुशखबरी है, अभी तो मैं अप्लाई करने लगा हूँ, इसी लेक्चर के एंड में स्पेशल स्लाइड एक मैंने ऐड की है, उससे पता लग जाएगा। फिलहाल समझ लें है क्या वो ये है कि सबसे पहले तो इसको करें पैरामीटराइज, क्योंकि वो इनक्वालिटी लगती है जब आपके पास जिस वेरिएबल के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हैं वो रियल हो, ये तो कॉम्प्लेक्स है, तो पैरामीटराइज करें। पैरामीटराइज किसको करना है, C1 को करना है, यानी कि सिग्मा जो है आपके पास t का फंक्शन हो जाएगा, उसी तरह जैसे आप कहते हैं ना z ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t प्लस आयोटा y ऑफ t, तो यहाँ तो z नहीं, यहाँ पे सिग्मा है, ये सिग्मा आ जाएगा आपके पास फंक्शन ऑफ t आ गया, ये सिग्मा आ जाएगा आपके पास फंक्शन ऑफ t आ गया, ये सिग्मा आ जाएगा फंक्शन ऑफ t आ गया। अब ये जो आपके पास डी सिग्मा, इसको लिखें डी सिग्मा बाय डी टी इंटू डी टी, तो डी सिग्मा बाय डी टी आ जाएगा सिग्मा डैश ऑफ टी, यहाँ पे डी टी। अब लिमिट आएगी 0 से 2 पाई। अब कहेंगे ये टी क्या है, देखें यहाँ किया नहीं हुआ, ये तो अब टिप्स पे होना चाहिए कि सर्कल की क्या होती है। यहाँ पे अगर आपने करना है ना, तो अब आपके पास ये सर्कल है जिसका कि सेंटर z नॉट है, रेडियस r1 के बराबर है, तो ऐसा ही बनेगा ना, x माइनस x नॉट होल स्क्वायर प्लस y माइनस y नॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर। तो x माइनस x नॉट को क्या करेंगे, x माइनस x नॉट को r1 cos ऑफ t, y माइनस y नॉट को क्या करेंगे, r1 sin ऑफ t, ठीक है ना, यानी t का ही हुआ ना, तो t क्या है, एंगल है, एंगल है 0 से 2 पाई है, ले फिर दोबारा एक्सप्लेन हुआ है। अब यहाँ पे देख लें 0 से 2 पाई क्या चीज, अब समझ लें कि वो आपके पास क्या थी जिसको मैं कह रहा हूँ इंटीग्रल ट्रायंगल इक्वालिटी। इंटीग्रल क्यों, वो इंटीग्रेट किया हुआ है, जब ये एब्सोल्यूट वैल्यू अंदर जाती है तो लेस देन इक्वल हो जाता है। अब ये देख लें वो वाली आपके पास इनक्वालिटी क्या थी,
वो जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी थी ऐसा ही था ना। यहाँ पे जब ऐड हो रहे थे एब्सोल्यूट वैल्यू जब लेस देन इक्वल टू करते तो ब्रेक करते, एब्सोल्यूट वैल्यू फर्स्ट प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू सेकंड, ये भी उसी किस्म की चीज है। इसका मैं आपको प्रूफ इसी लेक्चर के एंड में स्पेशल स्लाइड मैंने किया उसमें करा दूंगा, लेकिन अभी समझ लें जब लेस देन इक्वल टू होता है ना तो ये जब एब्सोल्यूट वैल्यू इंटीग्रल के अंदर जाती है, जब इंटीग्रल के अंदर जाती है dt की नहीं लेते, dt की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेनी, वो तो प्रूफ ही हो जाएगा। यहाँ फिर थोड़ा सा कट गया है, इसको ध्यान कर लीजिएगा, dt की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेनी। और यहाँ पे देख लें बाकियों की लेनी है, इसकी ली हुई है ये ले, ये पावर n आ रहा है, फिर एफ ऑफ सिग्मा की ली हुई है ये आ रहा है, नीचे वाले की ली हुई है ये आ रहा है, सिग्मा डैश टी इसकी भी ली, सबकी लेनी है। असल में तो टोटल की थी, जब टोटल की थी तो आपको पता है फिर ऊपर वाले की लग होती है नीचे वाले की लग, और जब प्रोडक्ट होता है ब्रेक हो जाती है। प्रोडक्ट से क्या मुराद है, यानी कि z1 z2 एब्सोल्यूट वैल्यू होती है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z1 इनटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z2। ये सारे पुराने रिजल्ट है, यही मैं चाहता हूं कि आप सब में कॉन्फिडेंस आ जाए कि इसी तरह से रिकॉल कर लें। अब ऐसा ऐसा इसका कुछ हल निकालते हैं कि जी कौन सी कोई इसमें अब टर्म रह गई है जो सिग्मा का फंक्शन है लेकिन प्रॉब्लमेटिक है। इसको तो हमने कह दिया इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू थी गैमा, गैमा पावर n हो जाएगी, गैमा पावर n ये लिखी हुई है और इंटीग्रल से बाहर आ गया। एफ ऑफ सिग्मा एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू m थी, इसलिए दोबारा लेस देन इक्वल टू आ रहा है, देख लें दोबारा लेस देन इक्वल टू आ रहा है, ये m आ रहा है। ये क्या था आपके पास 1 ओवर सिग्मा माइनस z, ये देख लें 1 ओवर सिग्मा माइनस z एब्सोल्यूट वैल्यू, ये लेस देन इक्वल टू दिस थी, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है समझ आ गया, ये लेस देन इक्वल टू। बाकी इंटीग्रल के अंदर क्या चीज रह गई जो बाहर निकाल सकता, ये रह गई, ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो आपने किया था, लेंथ ऑफ कंटूर की थी कि नहीं की थी, लेंथ ऑफ द कंटूर। अब ये नहीं करना जी वहां तो z डैश टी लिखा था, और भाई वहां पे z जो था जनरल पॉइंट था, यहाँ पे सिग्मा है, तो ये तो आपके पास लेंथ ऑफ कंटूर है, वो भी 0 2 पाई, और कौन सा सर्कल, वो अपना सर्कल जिसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है वो 2 पाई r1, ये तो कराया था, तो मसला क्या है, कुछ भी नहीं। अब इसको रिप्लेस कर देंगे हम 2 पाई r1 से, ये 2 पाई और ये वाला 2 पाई ये कैंसिल हो जाएंगे, तो रह जाएगा गैमा पावर n m और r1 साथ रह जाएगा, नीचे ये टर्म, ये अगली स्लाइड पे है, आइए आगे चलते हैं। ये ले जी, ये आपके पास आ गई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस वन लेस देन इक्वल टू, यही मैंने कहा था r1 रह जाएगा, बाकी सब खत्म। अब लिमिट ले लें, अब जब लेफ्ट हैंड साइड पे लिमिट लेंगे तो राइट हैंड साइड पे भी ले लें, और जब लिमिट लेंगे तो ये 0 को चली जाएगी, क्यों, क्योंकि गैमा लेस देन 1 है और गैमा पावर n जब लिमिट लेंगे n गोस टू इन्फिनिटी ये 0 को। अब इस पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, तो लिमिट का खाता आ गया, लिमिट भी इसी की कोर्स में आपको पढ़ाई गई है। हाँ समझना है तो क्विकली थोड़ा सा बता देता हूँ, आप समझ लें स्मॉल m ग्रेटर देन 1 है, कुछ भी हो सकता है, 1 ओवर m क्या होगा लेस देन 1, ठीक है 1 ओवर m लेस देन 1 हो जाएगा, इसको आप समझ लें, ये इस तरह से समझ लें क्योंकि m आपके पास है जो कि ग्रेटर देन 1 है, 1 ओवर m लेस देन 1 हो जाएगा, बड़ा सिंपल है। फॉर एग्जांपल इस तरह से आप कर लें कि 3 ग्रेटर देन 1, 1 ओवर 3 लेस देन 1 ही होगा ना, तो यहाँ पे देख लें 1 ओवर m लेस देन 1 हो जाएगा। अब इसकी पावर ले लें हम, तो 1 ओवर m की पावर n क्या होगी, वो हो जाएगी 1 ओवर m रेज़ टू पावर n। अब लिमिट ले लें n गोस टू इन्फिनिटी, 0 को जाएगा, 1 ओवर इन्फिनिटी सिचुएशन है, तो ये चला गया 0 को, ये तो करना था। और जब एब्सोल्यूट वैल्यू की लिमिट 0 को जा रही है तो जारी बात है अंदर की जो चीज है उसकी लिमिट भी 0 को जा रही है, ये तो हो ही नहीं सकता कि जी एब्सोल्यूट वैल्यू की तो 0 को जा रही है तो अंदर वाली चीज जो थी उसकी नहीं, तो वो भी 0 को चली जाएगी। अब जब लिमिट ले लेंगे तो वही आप कह रहा है कि वी हैव, जब लिमिट इसकी जब लिमिट 0 करेंगे तो इसको भी फर्क नहीं पड़ता, इसको भी नहीं पड़ता, इसको भी नहीं पड़ता, इसको भी नहीं पड़ता, इसलिए कि इसमें n नहीं था। हाँ अब un की लिमिट जब 0 की है तो अब ये देख लें इन्फिनिट सीरीज बन गई और ये आपके पास टेलर सीरीज आ गई, ये आपका प्रूफ कंप्लीट हो गया। अब देख लें आखिरकार आपने इसका प्रूफ कर ही लिया। अब अगर रियल में इसका प्रूफ नहीं करवाया हुआ तो ये मैं बता दूं वो वाली यहाँ से भी निकल सकती है। अब कहेंगे कैसे निकल सकती है, ये देख लें ये x प्लस छोटा y है, इसमें y को 0 कर दें, ये सारे का सारा आपके पास बनता है x नॉट प्लस छोटा y नॉट, वहां y नॉट को 0 कर दें। जहां जहां आपके पास जो है ना यहाँ पे देख लें ये z माइनस z नॉट है ना, ये बनेगा क्या z माइनस z नॉट, यही बनेगा x माइनस x नॉट प्लस छोटा y माइनस y नॉट, y और y नॉट को 0 कर दें, कि जब सारी रियल में कन्वर्ट होगी तो वही शक्ल बन जाएगी जो आपने रियल में पढ़ी हुई है। इसका मतलब है कि उसका प्रूफ यहां से भी हो सकता है, इसको प्रूफ करके तो जो इमेजिनरी पोर्शन है वो 0 कर दें, रियल वाला जो आपके पास आ जाएगा वो वही होगा जो शक्ल आपने देखी हुई है किसमें, कैलकुलस ऑफ रियल वेरिएबल्स में। तो वो मसला भी यहां से हल हो गया। अब एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसका, ये ले जी, वो कहता है जी इसको एक्सपेंड करें इन द टेलर सीरीज, ये ले इसमें आसानी करती है, उसने कहा z नॉट 0 है, यानी कि मैक्लॉरन सीरीज बना दी। तो ये ले ये फंक्शन है, करना क्या है, ये फार्मूला देख लें अब सामने है, अब इजी अब ये सामने है। पहले आपने वैल्यू देखनी है जी कि z नॉट पे क्या है, z नॉट 0 है, तो यहाँ पे देख लें जब यहाँ पे z नॉट 0 करेंगे log ऑफ 1 तो 0 होता है, log ऑफ 1 तो 0 होता है, तो ये log ऑफ 1 0 आपके पास आ गया। पहला डेरिवेटिव क्या होगा इसका log ऑफ 1 प्लस z का 1 ओवर 1 प्लस z हो जाएगा।
अब 0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, f डैश ऑफ 0 1, तो f डैश ऑफ 0 आपके पास 1, वो 1 यहाँ पे आएगा। ठीक हो गया। f ऑफ 0 0 है, यहाँ पे देख लें, क्योंकि यहाँ पे 0 करेंगे तो log ऑफ 1 0, ये यहाँ पे देख लें आपने f डैश ऑफ 0 1 निकाला था, उसको 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, और उसके बाद यहाँ पे देख लें z मेरा z नॉट 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा z, इस टर्म का भी हो गया, इस टर्म का भी हो गया। अब डबल डेरिवेटिव, अब वही वाली बात है, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है, तो वही देख लें, जैसे 1 ओवर एक्स का माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 ओवर 1 प्लस जेड का हो जाएगा माइनस 1 ओवर 1 प्लस जेड होल स्क्वायर। नहीं समझ आ रहा, इसको ऊपर ले जाए तो आ जाएगा 1 प्लस जेड पावर माइनस वन को यहाँ मल्टीप्लाई करें, एक पावर कम कर दें, रेस पावर हो जाएगा -2, वो नीचे ले आए तो 2 हो जाएगा, जेड का डेरिवेटिव 1, बस इतना ही बनता है। अब यहाँ पे देख लें, z को 0 करेंगे, ये -1 हो जाएगा, f डबल डैश 0 हो जाएगा -1, यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक हो गया, ये शो किया हुआ है। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे देख लें जब z नोट को 0 करेंगे तो ये z स्क्वायर हो जाएगा, तो बन क्या गई, यहाँ से आ रहा है z, ये लिखा हुआ है, यहाँ से आ जाएगा z स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, ये लिखा हुआ है, ये कहां से आ गई, किया हुआ है ऊपर, ये ले लीजिए तीसरी टर्म की हुई यहाँ पे, इसको उठा के ऊपर ले जाए, पावर -2 होगी, डेरिवेटिव निकालना है, -2 को इधर मल्टीप्लाई करें, ये 2 हो जाएगा, पावर एक कम कर दें, -3 नीचे ले आए। अब यहाँ पे जब आप z को 0 करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2, जब 2 करेंगे तो यहाँ पे वो टर्म नहीं ना लिखी हुई, बहरहाल वो बनती है ये कि थर्ड डेरिवेटिव होता है, नीचे 3 फैक्टोरियल होता है, तो थर्ड डेरिवेटिव उसकी वैल्यू जो आपके पास आ रही है कि थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू होती है, वो तो 2 आ रही है, और नीचे आपके पास 3 फैक्टोरियल होता है, 3 2 6, इसलिए 3 लिखा हुआ है, 2 और 2 कैंसिल हो जाए, और यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे क्यूब होता है, जब क्यूब होता है तो z नोट को 0 करेंगे तो z क्यूब, ये मैंने पूरा बता दिया, ये है जी log ऑफ 1 प्लस z की आपके पास एक्सपेंशन। यहाँ मुझे याद पड़ता है एक साहब ने कहा था कि सर 1 माइनस z की भी कर दें, तो मैंने सिंपल कहा था z को माइनस z से रिप्लेस कर दें, log ऑफ 1 माइनस z की एक्सपेंशन आ जाती है, यहाँ पे z को माइनस z से रिप्लेस करते हैं, log ऑफ 1 माइनस z की एक्सपेंशन आ जाती है। अच्छा, अब आगे जी वो आपकी ट्राइंगल इनइक्वालिटी, कौन सी वाली, इंटीग्रल ट्राइंगल इक्वालिटी, वो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने जो आपके बुक है ना उधर से ही वो स्नैपशॉट लेकर तो यहाँ डाली है, तो शायद इतना क्लियर नजर आए, अब बुक से देख लीजिएगा या वहां से, लेकिन यहाँ से समझ लें। अगली स्लाइड पे चलते हैं, ये लें, ये है जी इंटीग्रल ट्राइंगल इक्वालिटी, इंटीग्रल ट्राइंगल इक्वालिटी। वो कहता है f ऑफ t है u ऑफ t प्लस एटा ऑफ v ऑफ t, ये कंटिन्यूस फंक्शन है रियल पैरामीटर का, क्योंकि उसको इंटीग्रेट कर रहा है। अब वो कहता है जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं ना इस इंटीग्रल की, जब वो अंदर जाती है तो यहाँ पे देख लें dt की नहीं हो रही, इसकी हो रही है, साफ नजर आ रहा है, इसकी हो रही है। ठीक हो गया, ये a टू b। अब इसका प्रूफ इसने कैसे किया, प्रूफ इस तरह से किया है कि अब यहाँ पे देख लें ये वाला जो इंटीग्रल जारी बात है वो कांस्टेंट आएगा, और अब देख लें पोलर फॉर्म क्या होती है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की, r e आयोटा थीटा, ये कांस्टेंट है, इसलिए इसने r नॉट e आयोटा थीटा नॉट लिखा हुआ है। अब e आयोटा थीटा नॉट को राइट साइड पे ले जाए, मैं फास्ट इसलिए कि ये स्टेप्स आते हैं आपको, वो माइनस होकर उधर चला जाएगा, माइनस के पावर माइनस, ये हो गया। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। अब वो कहता है टेकिंग द रियल पार्ट ऑफ सेकंड इंटीग्रल्स इन इक्वेशंस 21। ठीक है जी, अब ये है जी आपके पास इक्वेशन 21, और ये बनता है जी सेकंड इंटीग्रल, और इसका रियल पार्ट लेना है। पहली बात है आर नॉट तो खुद ही रियल था, तो जो रियल है उसका तो रियल वो खुद ही होता है, रियल ऑफ आर नॉट जो है आर नॉट के बराबर ही होगा। ठीक है जी, क्योंकि रियल नंबर का तो देखें इमेजिनरी पार्ट वैसे ही जीरो होता है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस होता है, उसको कहते हैं जी रियल ऑफ z इज x, लेकिन अगर आगे से y जीरो हो जाता है तो रियल ऑफ z क्या होगा, वो तो x ही होगा, तो यानी कि z ही होगा, क्योंकि z x के बराबर था, इस तरह देख लें। लेकिन ये है कि जो रियल नंबर होता है उसका इमेजिनरी पार्ट नहीं होता, तो रियल जो होगा ना एक रियल नंबर का वो खुद ही होगा। एक चीज राइट साइड पे रियल लेना है, वो ऐसे ही कि इंटीग्रल का ले लें या इंटीग्रेंट का ले लें, इन्होंने इंटीग्रेंट का लिया हुआ है। अब इस चीज को तो छोड़ें, यहाँ पे देखें, वो कहता है जी रियल ऑफ दिस थिंग इज लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस थिंग, ये दिस थिंग से मुराद e रेज़ टू माइनस आयोटा थीटा नॉट f ऑफ t। अब पहले रिकॉल करें, जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आपके पास z, उसका रियल क्या होता है, x होता है ना, तो वो जो x होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर की जो अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू थी वो क्या होती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब सीधी सी बात है, अगर तो वहां पे y जीरो है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपके पास x हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे अगर तो आपके पास ये वाली जो चीज आपके पास आ रही है, मतलब है कि रियल जो होता है वो आपके पास x है, x नेगेटिव भी हो सकता है, इस चीज को भी सामने रखें, वो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो एब्सोल्यूट वैल्यू वो तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगी। और दूसरी बात है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो होगी आपके पास क्या कहना चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू, वो होती है अंडर रूट एक्स प्लस वाई स्क्वायर। अगर y जीरो भी हो जाए तो अंडर रूट एक्स ये तो पॉजिटिव ही होगा, बेशक x नेगेटिव, अंडर रूट एक्स तो पॉजिटिव ही होगा भी। तो ये देख लें, इस तरह का है, मतलब कि खाली जो रियल पार्ट है वो उसकी जो आपके पास है उसकी वैल्यू अगर तो वो पॉजिटिव है, पहली बात, अगर तो वो पॉजिटिव है
तो और इस तरफ वैसे भी है कि जी इमेजिनरी पार्ट जीरो फिर तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन अगर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है लेकिन इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं है तो फिर ये चीज बड़ी है। और अब यहाँ पे देख लें, इसके बाद ये लिखा हुआ है, इसको ये इक्वल टू भी लिख सकते थे। इसका मैं दोबारा बता दूं, ये ऐसा ही है कि x जो आपके पास है लेस देन इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वहां से मैंने बताया, ठीक हो गया जी। अब इसको ये इसके बराबर भी लिख सकते थे लेकिन इन्होंने लेस देन इक्वल टू लिखा है, ये भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने क्योंकि लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है उसका कोई मसला नहीं है। देखें जब हम कहते हैं ना 2 इज लेस देन इक्वल टू, फिर सुने 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, बड़ा अजीब सा लगता है। तो या लेस देन वाली बात ठीक होती है या इक्वल टू वाली, इसमें सारी बात है कि इक्वल टू वाली बात ठीक होगी। जब हम कहते हैं 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 तो उसमें लेस देन वाली बात ठीक होती है। दोनों इकट्ठे काम नहीं करते, ये नहीं हो सकता कि इक्वल भी हो और लेस भी हो। तो बहरहाल ये सही है, कोई ऐसी बात नहीं है। असल बात है कि यहाँ पे जब आप वो देखते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया हुआ एब्सोल्यूट वैल्यू ली हुई है, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर टाइम्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकंड वाला तो नजर आ रहा है, पहला वाला गायब है। एब्सोल्यूट वैल्यू जब आप लेंगे ई रेस्ट पर माइनस आयोटा थीटा नॉट की, तो ई रेस्ट पर माइनस आयोटा थीटा नॉट होता है कॉज ऑफ थीटा नॉट माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा नॉट। और उसके बाद जब आप जो रियल पार्ट है कॉज ऑफ थीटा नॉट है और जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है माइनस साइन ऑफ थीटा नॉट है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर ऑफ द रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ द इमेजिनरी पार्ट, यानी कि अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा नॉट प्लस साइन स्क्वायर थीटा नॉट, 1 हो गया। तो इस वजह से यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, ये वाली चीज तो वही जो ये है, ठीक हो गया। मतलब कि इसको अगर इंटीग्रेट करें, मतलब ये इंटीग्रेंट है, तो आर नॉट तो इसके बराबर लिखा हुआ है, इसको आप इंटीग्रेट कर दें तो यहाँ पे देख लें ये चीज बन जाती है विच इज आर नॉट विच इज दिस वन। इसको इंटीग्रेट कर दें और इसको इंटीग्रेट कर दें, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये लेस देन इक्वल टू है, तो ये चीज आ गई, ठीक हो गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे ये वाली चीज बनती है जो कि आर नॉट है, इसको इंटीग्रेट करेंगे ये वाली चीज बनती है। अब वो कहता है जी कि आर नॉट तो इसके बराबर है, पहले हम अस्यूम करते हैं कि आर नॉट इसी के बराबर है, तो इस आर नॉट को अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूं तो आप ध्यान से देखें, यहाँ टोटल की एब्सोल्यूट वैल्यू है और यहाँ लेस देन इक्वल टू किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है? इंटीग्रेंट की। तो वो कहता है वी हैव एस्टैब्लिश इनइक्वालिटी 20, ये तो हो गया सर, एक तो इसके बराबर, फिर वो कहता है जी इसके बराबर। ये वाला जो आ रहा है ना वो इधर से आ रहा है, ध्यान से देखें, इधर एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लें, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो ये बनती है। यहाँ लेफ्ट साइड पे जब एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो आप करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर नॉट, वो तो आर नॉट ही बनती है, वो तो रियल पॉजिटिव है। फिर आप लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ई रेज़्ड टू आयोटा थीटा नॉट, वो बन जाती है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ थीटा नॉट प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा नॉट, और वो बन जाएगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा नॉट प्लस साइन स्क्वायर थीटा नॉट, ये 1। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, तो एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास जो है आर नॉट की तो आर नॉट होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू ई रेज़्ड टू आयोटा थीटा नॉट की 1 होगी, रह गया मेरा आर नॉट, वो ये रह गया, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये। तो मेरा अब क्लियर हो गया कि आर नॉट जब इसके बराबर है, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो ये लेस देन इक्वल टू दिस है विच इज सेम दिस वन। अब मैंने इंटीग्रल ट्रायंगुलर इनक्वालिटी आपको प्रूव करवा दी है, जो कि मैंने यूज की थी टेलर सीरीज के प्रूफ के एंड में, ठीक है जी। इसलिए अब मसला नहीं होना चाहिए, कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। अब इस लेक्चर से आपने नहीं घबराना, इसको समझ के करना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी लेक्चर 22 एंड 23, वो मैंने इकट्ठे बनाए हुए हैं, उससे भी नहीं घबराना क्योंकि वो मैंने ट्रिम करके इकट्ठे बनाए हुए हैं, वहां मुलाकात होगी।